गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्लास में आप बने रहिएगा। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चरलिज्म्स एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म्स की। स्ट्रक्चरलिज्म्स की अगर हम बात करें तो ये 20th सेंचुरी से इसकी स्टार्टिंग हुई, यानी अर्ली 20th सेंचुरी से इसकी स्टार्टिंग हुई। एंड फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, यानी स्ट्रक्चरलिज्म के फादर कौन थे? तो ये थे फर्डिनेंड डी सोसर। फर्डिनेंड डी सोसर इसके फादर थे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कल्चर, लिटरेचर्स एंड लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड बाय स्टडिंग द स्ट्रक्चर्स दैट अंडरलाई देम। यानी जो ह्यूमन कल्चर्स है, लिटरेचर्स है एंड लैंग्वेज है, कैन बी अंडरस्टूड, यानी कोई भी चीज अकेली नहीं होती, वो एक बड़े सिस्टम का पार्ट होती है। यानी जैसे ह्यूमन कल्चर है वो किसी एक बड़े सिस्टम का पार्ट है, और जैसे लिटरेचर्स है एंड लैंग्वेज है ये किसी मतलब बड़े सिस्टम का पार्ट है। यानी कोई भी चीज अकेली नहीं होती। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज एज ए सिस्टम। लैंग्वेज एज ए सिस्टम, लैंग्वेज एक सिस्टम है। Saussure explained that language works through science made up of, यानी जो सोसर है, सोसर जो सोसर है वो एक्सप्लेन करता है किसको? लैंग्वेज वर्क्स थ्रू साइंस। मतलब जो साइन है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। किससे? दो चीजों से मिलकर बनता है। जैसे कि हम बात कर रही हैं जो सिग्निफायर है, सिग्निफायर में क्या होता है? साउंड, इमेज, साउंड। सिग्निफाइड में क्या होता है? कॉन्सेप्ट, मीनिंग। यानी जो सिग्निफायर है, सिग्निफायर में साउंड, इमेज और वर्ड होता है, और जो सिग्निफाइड है वो कॉन्सेप्ट और मीनिंग होता है। यानी सिग्निफायर ये वो वर्ड हैं जो मतलब साउंड या फिर जो इमेज है, क्या है? इमेज है जो हमने मतलब देखी या सुनी होती है। क्या है? देखी या सुनी होती है, वो होता है सिग्निफायर। यानी जैसे अगर हम बात करें ट्री की या फिर एप्पल की, तो ये हमने देखे भी हैं और सुने भी हैं। ठीक है। सिग्निफाइड क्या होता है? सिग्निफाइड वो है, मतलब ये वो कॉन्सेप्ट है या मेंटल इमेज है जो वर्ड को सुनते ही मतलब माइंड में एक इमेज सी मतलब बन जाती है। जैसे एप्पल की अगर हम बात करें, अगर हम एप्पल की बात करें तो हमारे माइंड में बिल्कुल ऐसे आएगा कि जैसे मतलब जो एप्पल की जो शेप है मतलब रेड है, यानी कलर है वो रेड है, इस तरीके से मतलब माइंड में आएगा। यानी सुनते ही अपने माइंड में मतलब एक रियल पिक बन जाना, तस्वीर बन जाना, ये है सिग्निफाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आई होप आपको स्ट्रक्चरलिज्म समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे फेमस राइटर, वर्क और सिग्निफिकेंस। फर्स्ट है फर्डिनेंड डे सोसर। फर्डिनेंड डी सोसर, उनकी अगर हम वर्क की बात करें तो कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, यानी कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है इनका। ईयर की अगर हम बात करें तो 1916 में आया। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो द बाइबल ऑफ
स्ट्रक्चरलिज्म, बाइबल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, इंट्रोड्यूस दी सिग्निफायर, सिग्निफाइड एंड लैंग एंड पैरोल, यानी उनके बीच का अंतर बताया इन्होंने, यानी दुनिया को अंतर समझाया बीच का। यानी जो इस बुक्स में क्या था, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स में, इसमें जो बुक है स्ट्रक्चरलिज्म्स की, मतलब बाइबल कहा जाता है इसको, इन्होंने सिग्निफायर, सिग्निफाइड यानी वर्ड्स एंड उनके जो मीनिंग है, लैंग एंड पैरोल, उस जो लैंग्वेज के जो रूल्स हैं, लैंग्वेज के जो यूज हैं, उनके बीच का अंतर समझाया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस का अगर हम फेमस वर्क की बात करें, इनका वर्क है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ईयर की अगर हम बात करें 1958 में, 1958 में आया ये। एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स स्ट्रक्चरलिज्म्स टू कल्चर्स with human thought follow universal pattern, यानी क्या कह रहा है, यानी जो लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चरलिज्म्स को, मतलब कल्चर एंड जो मतलब ओल्ड जो स्टोरियां हैं उन पर अप्लाई किया इन्होंने। किस पर? उन पर अप्लाई किया जो ओल्ड स्टोरीज है, मिथ्स। इनका मतलब मानना है कि जो इंसान मतलब जो माइंड में ह्यूमन थॉट्स हैं, यानी ह्यूमन थॉट्स हैं जो, ये पूरी दुनिया में एक तरह की मतलब यूनिवर्सल पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी यूनिवर्सल पैटर्न फॉलो करते हैं, एक तरह की मतलब। नेक्स्ट राइटर की हम बात करेंगे रोलैंड बार्थ। रोलैंड बार्थ की अगर हम बात करें तो ये है, इसका फेमस वर्क है मिथोलॉजिस। ईयर की अगर हम बात करें तो ये 1957। सिग्निफिकेंस के बारे में इतना कुछ आता नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट राइटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे व्लादिमीर, व्लादिमीर प्रॉप। व्लादिमीर प्रॉप के अगर हम की वर्क की बात करें, की वर्क है इनका मॉर्फोलॉजी ऑफ द फॉकटेल, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फॉकटेल, इसका फेमस वर्क है। इनके ईयर और इनके नेम अच्छे से याद कर लेना, क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं, और ये जो राइटर्स हैं, जो फेमस राइटर्स हैं, इनको भी अच्छे से याद कर लेना, क्रोनोलॉजी में ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे की वर्क इनकी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है इसमें लैंग्वेज एज ए सिस्टम, लैंग्वेज एक सिस्टम है, एंड लैंग एंड पैरोल, लैंग एंड पैरोल। लैंग की अगर हम बात करें तो लैंग एक सिस्टम है, रूल्स है, यानी ये वो लैंग्वेज है जो रूल्स है, यानी जो सबके लिए एक जैसे होते हैं। जैसे हम ग्रामर की अगर हम बात करें, ग्रामेटिकल अगर हम बात करें तो जैसे उसमें सबके लिए एक रूल्स होते हैं, यानी जो बुक्स में लिखे हैं वो सबके लिए फॉलो होते हैं, ठीक है, सभी उन रूल्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पैरोल की। पैरोल की अगर हम बात करें तो पैरोल वो है एक्चुअल स्पीच। क्या है एक्चुअल स्पीच? यानी वो तरीका, वो आइडिया जिसे हम इंसान को, यानी रियल जिंदगी में जो लैंग्वेज बोलता है, तो ये है एक्चुअल स्पीच, ठीक है।
अगर हम इसके सिंपल मीनिंग की बात करें तो सिंपल मीनिंग में है लैंग एक रूल्स है, एंड जो पैरोल है वो एक रियल, यानी जो रियल है, रियल में कहना, यानी रियल में बोलना, वो एक एक्चुअल स्पीच है। क्या है ये? वो एक एक्चुअल स्पीच है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साइन थ्योरी। साइन थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसमें एक फार्मूला है साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। अगर हम सिग्निफायर की अगर हम बात करें तो सिग्निफायर वर्ड है, वो वर्ड है जो आपने मतलब कभी सुना है या फिर देखा है। ठीक है, जैसे हम एप्पल की बात करें तो एप्पल आपने सुना भी है, उसको देखा भी है। एंड ट्री की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें तो ट्री, इसको आपने देखा भी है। ट्री की अगर हम बात करें तो इसको आपने देखा भी है और सुना भी है। ठीक है, सिग्निफायर वो वर्ड होते हैं जो आपने सुना है एंड देखा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिग्निफाइड। सिग्निफाइड की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट है एंड इमेज है, यानी ये वो है जो हमारे माइंड में मतलब एकदम से जैसे पिक बन जाना हमारे माइंड में आई। जैसे हम एप्पल की अगर हम बात करें तो हमारे माइंड में आ जाता है कि एप्पल है जो वो रेड है। ठीक है, रेड कलर का है, यानी एक इमेज बन जाती है एप्पल की माइंड में, मतलब बोलते ही दिमाग में ये आ जाता है कि हाँ। यानी अगर हम इसके सिंपल मीनिंग की बात करें तो जब एक वर्ड, क्या है, जब एक वर्ड 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 को उसके जो मीनिंग, क्या है, मीनिंग, यानी मीनिंग से मतलब ये मीनिंग से जोड़ता है, मीनिंग से जोड़ता है तो एक क्या बनता है, एक साइन बनता है, साइन बनता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, आई होप आपको साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बाइनरी, बाइनरी अपोजिशंस। बाइनरी अपोजिशंस की अगर हम बात करें तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि किसी भी चीज का, यानी किसी भी चीज का जो मीनिंग है, क्या है, जो मीनिंग है वो किस चीज को क्रिएट कर रहा है, मतलब जो मीनिंग है, मीनिंग मतलब तभी समझ में आता है जब हम उसका अपोजिट पता हो। यानी स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि किसी भी चीज का मीनिंग हमें तभी समझ आता है जब उसका हमें अपोजिट पता हो। क्या? अपोजिट, यानी हमें उसका उल्टा पता हो। फॉर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे इसमें दे रखा है मेल फीमेल एंड डे नाइट, डे नाइट, यानी डे होगा तो नाइट भी होगी, नाइट होगी तो डे भी होगा, है ना। ये है बाइनरी अपोजिशंस। यानी बाइनरी अपोजिशंस दुनिया को मतलब एक पेयर्स में, एक पेयर्स में देखना, जहां एक चीज मतलब दूसरे से, एक चीज दूसरी चीज से अलग होती है, यानी से जैसे डे है तो नाइट है। जो इस तरीके के पेयर्स हैं देखना, जहां मतलब एक चीज दूसरी चीज से अलग होती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल, स्ट्रक्चर इंडिविजुअल, फोकस ऑन system, focus on system, not
ऑथर। यानी ये क्या कह रहा है, फोकस ऑन सिस्टम। इसका मतलब है कि जो इंसान है यानी जो ऑथर है वो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि वो सिस्टम या फिर उसका जो मतलब जो सिस्टम है जिसके अंदर वो रह रहा है। क्या है, जिसके अंदर वो रह रहा है। यानी इसका मीनिंग है कि जो ऑथर है जो इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि सिस्टम है जिसके अंदर वो रह रहा है। यानी इंसान वही बोलता है, क्या है, इंसान वही बोलता है या फिर करता है उसके समझ और जो लैंग्वेज के मतलब लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर हैं यूज अलाउ करते हैं। यानी उसको जो अलाउ करते हैं, यूज करते हैं। यानी इंसान वही बोलता है और वही करता है जो उसको समझ और लैंग्वेज को जो मतलब जो लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर है और जो उसको मतलब अलाउ करता है वही बोलता है इंसान। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आई होप आपको की कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की अगर हम बात करें तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कम आफ्टर स्ट्रक्चरलिज्म। यानी जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है वो स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आया। कब आया, 1960 टू 1970 के टाइम पे। यानी जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है वो स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आया 1960 टू 1970। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है इट सेज मीनिंग इज नेवर फिक्स। यानी जो मीनिंग है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होता। यानी मीनिंग कभी भी फिक्स्ड नहीं होते। लैंग्वेज एंड टेक्स्ट लैंग्वेज एंड टेक्स्ट आर always open to different interpretations। यानी जो लैंग्वेज है एंड जो टेक्स्ट है वो हमेशा डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ओपन होते हैं, यानी अलग अलग ओपन होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फाइंडिंग स्टेबल स्ट्रक्चर्स। फाइंडिंग स्टेबल स्ट्रक्चर्स की, यानी जो स्टेबल स्ट्रक्चर्स है जो स्टेबल स्ट्रक्चर्स है फाइंडिंग की वजह focus on focus on instability, ambiguity and multiple multiple meanings multiple meanings। यानी स्टेबल स्ट्रक्चर्स फाइंडिंग की वजह ये इंस्टेबिलिटी एम्बिग्यूटी एंड मल्टीपल मीनिंग यानी उस पर मतलब फोकस करती है। यानी इंस्टेबिलिटी एंड एम्बिग्यूटी और एक से ज्यादा मीनिंग पर मल्टीपल मीनिंग मतलब एक से ज्यादा मीनिंग पर ये फोकस करती है। नेक्स्ट हम राइटर की बात करेंगे, फेमस राइटर है। आई होप आपको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं राइटर के बारे में। अब हम राइटर के बारे में डिस्कस करेंगे। फेमस राइटर है, यूजीसी नेट में मोस्टली मतलब पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नाम है इसका चाक टेरिडा। चाक टेरिडा
अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1930 टू 2004 तक, यानी इसका टाइम पीरियड है 1930 से 2004। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। क्या थे? एक फ्रेंच फिलोसोफर, बेस्ट नोन एज द फाउंडर ऑफ डिकंस्ट्रक्शंस। इसी के लिए फेमस है, मतलब जाने जाते हैं, फाउंडर ऑफ डिकंस्ट्रक्शंस। A critical method that challenges fixed meaning in language, philosophy, culture, language। यानी अगर हम डिकंस्ट्रक्शंस की बात करें तो एक क्रिटिकल मेथड है। क्या है? एक क्रिटिकल मेथड है मीनिंग इन लैंग्वेज, फिलोसफी एंड कल्चर्स। यानी डिकंस्ट्रक्शंस एक ऐसा मेथड है। क्या है? डिकंस्ट्रक्शंस एक ऐसा मेथड है जो लैंग्वेज, फिलोसफी एंड कल्चर्स, फिक्स मीनिंग, यानी जो फिक्स्ड मीनिंग है, फिक्स्ड मीनिंग को चैलेंज करता है। क्या करता है? फिक्स्ड मीनिंग को चैलेंज करता है। फिक्स्ड मीनिंग को चैलेंज करता है, ये कहता है कि किसी भी जो मतलब टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट हैं, उनका सिर्फ एक मीनिंग नहीं होता। यानी जो टेक्स्ट हैं उनका सिर्फ एक मीनिंग नहीं होता, अलग अलग होता। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हिज वर्क। हिज वर्क, हिज वर्क रीसेप्ड। क्या है? रीसेप फील्ड फ्रॉम लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी, लॉ, एथिक्स एंड थियोलॉजी, एंड थियोलॉजी, एथिक्स एंड थियोलॉजी। यानी उनके काम, यानी उनके काम ने कई फील्ड को चेंज किया। जो उनके काम थे, यानी इन वर्क के जो इम्पैक्ट हुआ, इन वर्क पर जो इम्पैक्ट हुआ उसकी बात कर रही हूं मैं। जो उनके काम थे यानी कई फील्ड को बदल दिया या चेंज कर दिया। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट लिटरेरी थ्योरी, लॉ कानून को, एथिक्स, एथिक्स एंड थियोलॉजी, यानी थियोलॉजी का मतलब होता है जो धर्म विद्याएं होती हैं वैसे। एंड मेकिंग हिम वन ऑफ द मोस्ट, मेकिंग हिम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल thinkers of late 20th century, of late 20th century। यानी इस वजह से उन्हें 20th सेंचुरी के सबसे सबसे जो थिंकर्स, मतलब इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंसर थिंकर्स हैं, में से एक माना जाता है। यानी सबसे फेमस माना जाता है 20th सेंचुरी के सबसे इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स में एक माना जाता है उनको। नेक्स्ट हम इसके मेजर वर्क की बात करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। मेजर वर्क पे डिस्कस करेंगे हम। मेजर वर्क की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है एंड इनके ईयर अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्रोनोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। फर्स्ट अगर हम वर्क की बात करें तो फर्स्ट वर्क है इनका ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ग्रामेटोलॉजी, ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ईयर की अगर हम बात करें तो ये 1967, यानी 1967 में आया। एंड ये मतलब देरिदे का मतलब सबसे फेमस बुक है। क्या है? ये एक बुक है। यानी ये सबसे फेमस बुक है। इसमें उन्होंने मतलब बताया है कि जो पुराने, क्या है, जो ओल्ड जनरेशन से
मतलब जो स्पीच एंड राइटिंग से मतलब सबसे ज्यादा बड़े मानते हैं, मतलब इसको सबसे बड़ा मानते हैं। और उनकी मतलब जो सोच है, जो थिंकिंग है, उनको चैलेंज किया है। यानी जो ओल्ड जनरेशन के जो स्पीच एंड राइटिंग जो सबसे ज्यादा मानते हैं, उन पर मतलब उनकी जो थिंकिंग है, उनको चैलेंज किया इस वर्क में, इसने यानी इस बुक में ऑफ ग्रामेटोलॉजी। यानी देरिदा की ये बुक है, देरिदा। नेक्स्ट वर्क की अगर हम बात करें, नेक्स्ट वर्क है नेक्स्ट वर्क है राइटिंग एंड डिफरेंस। राइटिंग एंड डिफरेंस, ये सेम ईयर है इनका, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्रोनोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ईयर की अगर हम बात करें तो ये 1967 में, सेम ईयर है इनका। एंड इस बुक में डिफरेंस के जो कंसेप्ट है, यानी जो डिफरेंस के जो कंसेप्ट है, उसे मतलब इसमें समझाया गया है। और इसमें बताया गया है कि जो राइटिंग का मतलब जो मीनिंग है, हमेशा क्या करता है, बदलते रहते हैं। जो राइटिंग के जो मीनिंग है वो बदलते रहते हैं, इसलिए इसका नाम राइटिंग एंड डिफरेंस रखा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वर्क की। नेक्स्ट वर्क, स्पिक्टर्स ऑफ मार्क्स। यानी इसमें इसमें देरिदे ने कार्ल मार्क्स के, किसके, कार्ल मार्क्स के जो मतलब विचार है, यानी जो थॉट्स हैं, उनकी बात की है। स्पेक्टर्स का मतलब है यानी मीनिंग होता है कि जो भूत या मतलब परछाई, क्या होता है, भूत या परछाई। यानी उन्होंने बताया है कि जो मार्क्स है, उनके जो विचार है वो आज भी हमारे बीच हैं। यानी जिनकी डेथ हो चुकी है, जो लिख के जा चुके हैं, आज भी उनके जो मतलब थॉट्स हैं, जो विचार हैं, जो थिंकिंग है, आज भी मौजूद है। नेक्स्ट वर्क है द पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेंडशिप। द पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेंडशिप, पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेंडशिप की अगर हम बात करें तो ये है 1994 में। ईयर नहीं बताया मैंने इसका, ये है 1993 में, स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स का। एंड द पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेंडशिप का है 1994 में। द पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेंडशिप, इस बुक में देरिदे ने मतलब एक दोस्ती, मतलब फ्रेंडशिप का, डेमोक्रेसी के जो रिश्ते मतलब को फिलोसॉफिकल मतलब मेथड से समझाया है। किस तरीके से, फिलोसॉफिकल मेथड से समझाया इसको। ये थे इसके मेजर वर्क। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट राइटर के बारे में। नेक्स्ट राइटर है, नेक्स्ट राइटर की अगर हम बात करें तो ये है मिशेल फुको। मिशेल फुको की अगर हम टाइम की बात करें, टाइम पीरियड की, तो ये 1926 से 1984 तक, ये भी एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। क्या थे ये, एक फ्रेंच फिलोसोफर, हिस्टोरियन, हिस्टोरियन ऑफ आइडियाज थे, थ्योरिस्ट एंड सोशल थ्योरिस्ट whose whose analysis of power, knowledge and subjectivity reshape 20th century thoughts। यानी क्या कह रहा है, जो मिशेल फूको है, एक फ्रेंच फिलोसोफर है,
क्या है, एक फ्रेंच फिलोसोफर है। एंड जो मतलब ये हिस्टोरियन ऑफ आइडियाज एंड सोशल थ्योरिस्ट है। क्या है, एक फ्रेंच फिलोसोफर है, हिस्टोरियन ऑफ आइडियाज एंड सोशल थ्योरिस्ट भी थे। एंड इनकी जो पावर एंड नॉलेज की बात करें हम, पावर एंड knowledge whose analysis of power knowledge and subjectivity reshaped 20th century। यानी पावर नॉलेज सब्जेक्टिविटी पर मतलब इन्होंने रिसर्च की, क्या की, पावर पावर नॉलेज सब्जेक्टिविटी पर इन्होंने रिसर्च की। उसने 20th सेंचुरी की मतलब जो थिंकिंग है, सोच है, यानी उसको रिशेप यानी उसको चेंज किया। उसकी जो मतलब सोच थी उनकी, 20th सेंचुरी की जो मतलब थिंकिंग है, सोच है, उसको उसको बदला। एंड इसकी जो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, यानी पावर नॉलेज जो भी, his concept of power knowledge and studies of presence presence medicine and sexuality profoundly profoundly influenced profoundly influenced profoundly influenced। यानी क्या कह रहे हैं, उनका जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, उनका जो बड़ा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था वो था पावर नॉलेज का। यानी जो मिसले फुको का मतलब जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था वो था पावर नॉलेज का। वो पावर नॉलेज का था। उन्होंने मतलब जेल यानी प्रिजन्स, मेडिसिन, साइंस की अगर हम बात करें तो मेडिसिन, एंड सेक्सुअलिटी की मतलब स्टडी की, और बताया कि कैसे ये चीज मतलब कैसे इन चीजों को समझ के मतलब कंट्रोल करती है। यानी स्टडी की और बताया कि ये चीजें मतलब समझ को कैसे कंट्रोल करती है, क्या करती है, कैसे मतलब इन पे कंट्रोल किया जाता है। इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, क्या इम्पैक्ट था इसका, इम्पैक्ट था इसका फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, कल्चरल स्टडी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। यानी इनके जो काम का जो असर पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी यानी सोशियोलॉजी, कल्चर स्टडी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब इनका काफी गहरा इम्पैक्ट पड़ा। एंड इसके मेजर वर्क की बात करेंगे हम अब। आई होप आपको मिसले फोको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन ऑफ आइडियाज एंड सोशल थ्योरिस्ट भी थे। एंड सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट था इसका वो था पावर नॉलेज का। एंड 20th सेंचुरी में इन्होंने मतलब एक रिसेप दी। एंड जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ा, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, कल्चर स्टडी एंड पॉलिटिकल थ्योरी पे इनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। नेक्स्ट हम मेजर वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे मेजर वर्क, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। फर्स्ट है इसका मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है ये। मैडनेस एंड सिविलाइजेशंस की अगर हम बात करें तो फूको ने बताया है कि जो हिस्ट्री में पागलपन एंड मैडनेस को देखने का मतलब उसमें उन्होंने नजरिया चेंज किया। सबसे पहले उसने यानी जो मैडनेस को देखने का जो नजरिया था उसको चेंज किया और दिखाया कि कैसे मतलब
समझ ने मतलब पागलपन को एक बीमारी बनाया है। यानी समझ ने पागलपन को, मैडनेस को एक बीमारी बनाया है, ताकि ऐसे लोगों को कंट्रोल किया जा सके, ताकि ऐसे लोगों को कंट्रोल किया जा सके। ये है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन एंड पेनिस। क्या? पनिश। यानी डिसिप्लिन एंड पेनिश। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे मतलब फेमस ये बुक थी। इसमें मतलब क्या बताया है, जो जेल की, यानी जो जेल के सिस्टम, यानी हिस्ट्री की बात की गई है। इन्होंने जेल के जो सिस्टम है उसमें हिस्ट्री की बात की है। उन्होंने बताया है कि कैसे मॉडर्न सोसाइटी, क्या बता रहा है, मॉडर्न सोसाइटी के लोग को मतलब सजा देने की वजह डिसिप्लिन यानी नियम, जो रूल्स हैं, मतलब रूल्स में रख कर उन पर मतलब नजर रखी जाती। कैसे मतलब उनको डिसिप्लिन यानी रूल्स में रखकर उन पर नजर रखी जाती है। डिसिप्लिन एंड पनिश। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट फर्क है इनका, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी की अगर हम बात करें तो फूको ने बताया है कि पिछले कुछ मतलब ईयर में, कुछ सालों में, जो सेक्सुअलिटी के बारे में मतलब सेक्सुअलिटी के बारे में बात करना और उसे मतलब कंट्रोल करना बड़ा यानी बढ़ गया है। यानी कंट्रोल करना बढ़ गया है। उनका मानना था कि जो सेक्सुअलिटी है, सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना भी एक पावर है, मतलब एक मेथड है, एक शक्ति है। ठीक है। यानी फूको ने ये बताया है कि जो सेक्सुअलिटी है उसको कंट्रोल करना भी एक पावर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी मेजर वर्क। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट राइटर के बारे में। नेक्स्ट राइटर है रोलैंड बार्थ। रोलैंड बार्थ की अगर हम बात करें तो ये एक फ्रेंच लिटरेरी थ्योरिस्ट क्रिटिक्स थे। फ्रेंच लिटरेरी थ्योरिस्ट क्रिटिक थे। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1915 से 1915 से 1980 तक रहे। 1980 तक रहे। ये एक फ्रेंच लिटरेरी थ्योरिस्ट क्रिटिक्स थी। एंड later works reshaped structuralist and post-structuralist thought. Structuralist and post-structuralist thought। यानी उनके बाद क्या हुआ, उनके बाद जो स्ट्रक्चरलिज्म, ना सॉरी, स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की जो मतलब सोच है उसको एक नया रूप दिया। क्या? स्ट्रक्चरलिज्म्स एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म्स की जो सोच है उसको एक नया रूप दिया। यानी उसमें काफी चेंजमेंट किया। मतलब उन्होंने शुरू किया स्ट्रक्चरलिस्ट। पहले वो मतलब शुरू में वो एक स्ट्रक्चरलिस्ट थे, लेकिन बाद में वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बन गए। यानी पहले वो स्ट्रक्चरलिस्ट थे, बाद में वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बन गए। इन हिज इन हिज मैच्योर फेज इन हिज मैच्योर फेज बात trend from linguistic structures toward subjectivity writing and photography। चेंज इन फोकस, यानी चेंज किया इन फोकस किया। किस पर फोकस किया उन्होंने? फोकस किया उन्होंने यानी जो अपने कैरियर के जो लास्ट ईयर, मतलब जो अपने उसकी कैरियर के लास्ट ईयर थे, उन्होंने सिर्फ मतलब लिंग्विस्टिक पर ध्यान देने की वजह, मतलब लिंग्विस्टिक पर ध्यान देने की वजह सब्जेक्टिविटी राइटिंग और फोटोग्राफी पर फोकस करना शुरू किया।
यानी उन्होंने लिंग्विस्टिक पर स्ट्रक्चर्स टुवर्ड्स सब्जेक्टिविटी राइटिंग फोटोग्राफी विकम, यानी उन्होंने लिंग्विस्टिक्स पर ध्यान देने की वजह सब्जेक्टिविटी राइटिंग एंड फोटोग्राफी पर फोकस करना स्टार्ट किया। एंड becoming one of the most influential voices in 20th century culture theory, in 20th century culture theory, यानी इस वजह से 20th century की कल्चर थ्योरी में सबसे ज्यादा मतलब उसका नाम बन गया कल्चर थ्योरी का, यानी काफी प्रभावशाली मतलब काफी इम्पैक्ट पड़ा कल्चर थ्योरी पे, यानी काफी मोस्ट इन्फ्लुएंशियली इन वॉइस इन 20th सेंचुरी कल्चर थ्योरी। तो ये था रोलैंड बार्थ। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मेजर वर्क की। आई होप आपको रोलैंड अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेजर वर्क पे। अब हम डिस्कस करेंगे वर्क पे। फर्स्ट वर्क है इसका रोलैंड बार्थ पार रोलैंड बार्थ। अगर हम इसके ईयर की बात करें तो ये है 1975 में। फ्रैगमेंट्स दी डिस्कॉर्स एमोर्स, फ्रैगमेंट्स दी डिस्कॉर्स एमोरस। अगर हम ईयर की बात करें तो ये है 1977 में। नेक्स्ट है इसका ला ला चेम्बर क्लेयर, ला चेम्बर क्लेयर। ईयर की अगर हम बात करें तो ये है 1980 में। ये इसके वर्क्स थे। नेक्स्ट हम इसके की कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है इसमें डी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इसके फाउंडर कौन थे? देरिदा इसके फाउंडर थे। ब्रेक डाउन टेक्स्ट टू शो मल्टीपल मीनिंग, यानी जो इसका मीनिंग है किसी भी स्टोरी या टेक्स्ट को ऐसे ब्रेक डाउन करना कि उसके मतलब कई सारे मल्टीपल मीनिंग निकल सके, ऐसे ब्रेक डाउन करना किसी स्टोरी या फिर टेक्स्ट को। नो सिंगल करेक्ट मीनिंग, यानी किसी भी मतलब चीज का सिर्फ एक सही मीनिंग नहीं होता, यानी किसी भी एक चीज का एक सही मीनिंग नहीं होता, अलग अलग मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वर्क की कॉन्सेप्ट के बारे में। डेथ ऑफ द ऑथर, डेथ ऑफ द ऑथर ये किसका था? राइटर थे ये बार्थ, राइटर थे बार्थ। ऑथर्स इंटेंशन डजंट मैटर, यानी जो क्या है लिखते टाइम जो राइटर ने मतलब क्या सोचा है इंटेंशन, इससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रीडर क्रिएट्स मीनिंग, यानी जो पढ़ने वाला है जो रीडर्स है खुद मतलब ये तय करता है कि उसके लिए मतलब उसे टेक्स्ट का क्या मतलब है, यानी क्या मीनिंग है, यानी जो रीडर्स है वो खुद मतलब इस चीज को तय करता है कि उसके लिए मतलब उस टेक्स्ट का क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग है।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पावर डिस्कोर्स डिस्कोर्स फूको। Knowledge is linked with power. Knowledge is linked with power. यानी जिसकी पावर होती है वही तय करता है कि मतलब नॉलेज क्या है। यानी जिसकी पावर होती है वही डिसाइड करता है कि नॉलेज क्या है। नेक्स्ट है सोसाइटी कंट्रोल्स मीनिंग। सोसाइटी कंट्रोल्स मीनिंग का है मतलब सोसाइटी ही तय करती है कि जो डिस्कोर्स को सच माना जाएगा, यानी डिस्कोर्स को सच माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज। इंस्टेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज यानी वर्ड्स डोंट हैव फिक्स्ड मीनिंग। यानी जो वर्ड्स हैं वर्ड्सों का अपना कोई मतलब पक्का यानी फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता। क्या कह रहे हैं, जो वर्ड्स हैं वो फिक्स्ड मीनिंग नहीं होते, वो हमेशा मतलब चेंज रहते हैं, बदलते रहते हैं। यानी इंस्टेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज में ये बता रहा है कि वर्ड्स नो डोंट हैव फिक्स्ड मीनिंग। जो वर्ड्स हैं वो फिक्स्ड यानी फिक्स्ड मीनिंग नहीं होते, वो हमेशा मतलब बदलते रहते, चेंज रहते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। कल फिर इसी क्लास में मिलते हैं।